प्रधानमंत्री कहते हैं मर जाऊंगा मगर देश नहीं बिकने दूंगा। तो मैं पूछता हूं मोदी जी, भारत पेट्रोलियम पाकिस्तान का कंपनी है कि हिंदुस्तान का कंपनी है? मरे नहीं अभी तक आप तो पूरा जिंदा हैं, पूरी दुनिया का वास्को डी गामा की तरह चक्कर लगा रहे हैं, चाइनीज प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके झूला झूल रहे हैं। तो भारत पेट्रोलियम क्यों बिक रहा है? वो तो भारत की ही कंपनी है, क्यों उसको बेचा जा रहा है? ये प्रश्न आपके दिमाग में ना आए, ये प्रश्न आपके दिमाग में ना आए कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा था, 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पैदा की गई? 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंचाने का वादा था, 15 लाख रुपए आपके खाते में क्यों नहीं पहुंचाया गया? जब नोटबंदी लागू की गई थी तो सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा था कि हम कैशलेस इकोनॉमी लेकर के आ रहे हैं, कि अब आपको पैसा अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। मोबाइल रिचार्ज कराना है तो आप पेटीएम कर दीजिए, आपको बिस्कुट खरीदना है तो पेटीएम कर दीजिए, स्कूल में अगर आपको फीस देना है तो पेटीएम कर दीजिए, इवन अगर आपको दान करना है तो वो भी आप पेटीएम से कर सकते हैं। लेकिन आप अपना पैसा बैंक में जमा कर दिए सरकार के कहने पे, और आज जब आपको पैसे की जरूरत है तो बैंक कह रही है कि आप 10,000 से ज्यादा रुपया नहीं निकाल सकते हैं। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार ने झूठ बोल करके उसका पैसा बैंक में जमा करा लिया और वो पैसा निकाल करके अपने दोस्तों में बांट दिया, और उसके दोस्त जो हैं वो देश छोड़ करके भाग गए, वो जो है 9-11 हो गए। यह जो इकोनॉमी में इतना बड़ा घपला किया गया, उस घपले का जिम्मेवार कौन है? लेकिन ये बात, ये मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव का मुद्दा क्या है? धारा 370। आपको 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, उसका जवाब है 370। आपके खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, ये नहीं हुआ, उसका जवाब है 370। आपकी सड़क टूटी हुई है, उसका जवाब है 370। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, उसका जवाब है 370। किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, उसका जवाब है 370। नई पेंशन स्कीम के नाम पर जो पुराना पेंशन स्कीम था उसको बंद कर दिया गया, और नया पेंशन स्कीम जो है उसमें बहुत सारे लाभ सरकारी कर्मचारियों के छीन लिए गए। पीएफ के पैसे के ऊपर इंटरेस्ट रेट को घटा दिया गया है। आपका पैसा जो खाते में जमा कराया गया उस पर इंटरेस्ट रेट घटा दिया गया है, और इनके जो दोस्त हैं उनका जो टैक्स है, उनको जो ज्यादा टैक्स देना था आज उनको कम टैक्स देना पड़ रहा है। आपका पैसा आपसे लूटा जा रहा है, आपके बच्चे का भविष्य आपसे छीना जा रहा है, आपके जीवन का जो तकलीफ है जिससे आप रोज जूझते हैं वो इस चुनाव का मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? 370। मतलब बेटा बाप से खाना मांगे तो बाप कहे मत खाओ, 370 लागू हो गया है। ये 370 क्यों किया गया है? ये 370 इसलिए किया गया है ताकि सरकार अपनी 420 छुपा सके, और अपनी 420 छुपाने के लिए 370 का नाम दिया जा रहा है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से देश की राजनीति से लोगों के असली मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। एक बात हम लोग सुनते थे ना, जैसे स्टेशन के बाहर खटमल मारने की दवा मिलती थी, चूहा मारने की दवा नहीं मिलती, खटमल मारने की दवा ले लो, चूहा मारने की दवा ले लो, है? और ये कहता था कि हर बीमारी का रामबाण इलाज। भाजपा ने भी इस देश के लोगों के लिए यही ढूंढ करके निकाला है। जब ये विपक्ष में थे तो सरकार से सवाल पूछते थे। स्मृति ईरानी का फोटो आप लोग देखते होंगे, जिस रसोई गैस का दाम बढ़ता था तो वो ईंटा पे लकड़ी जोड़ करके खाना बनाने लगती थी और चूड़ी तोड़ करके मनमोहन सिंह को भेजना शुरू कर देती थी। आज तो खुद ही मंत्री हैं, ना जो है रसोई गैस का दाम बढ़ने पे रोड पे आकर के खाना बना रही हैं, ना चूड़ी तोड़ करके मनमोहन सिंह को भेज रही हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री हैं नहीं, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर बोलेंगे तो स्मृति ईरानी भी आडवाणी बन जाएंगे। ये जो हकीकत है, इस हकीकत के बारे में कौन बात करेगा, कौन बोलेगा?
किस तरीके से लोगों के जो असली सवाल हैं उन तमाम सवालों के लिए एक जवाब। महंगाई बढ़ गई, रामबाण। बेरोजगारी बढ़ गई, रामबाण। देश में गरीबी बढ़ गई, रामबाण। अर्थव्यवस्था गिर गई, रामबाण। देश की कंपनी लुट गई, रामबाण। रेलवे बिकने को तैयार है, रामबाण। ये रामबाण के नाम पर इस देश की अर्थव्यवस्था का इनके जो दोस्त हैं दोनों हाथ से लूट जारी कर दी है, लूट। और इस लूट के खिलाफ बोलने के लिए हमारे देश के विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और वो सवाल उठा रहे हैं। और ये विद्यार्थी कौन है? ये विद्यार्थी आपके ही बच्चे हैं कि जब राजनीतिक दल बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, जब नेताओं के पास बोलने की आवाज नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है। और ये ताकत क्यों नहीं है? ये ताकत इसलिए नहीं है कि अगर आप गलत तरीके से राजनीति में पैसा कमाए हैं तो सरकार को मालूम है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके आपकी आवाज को कैसे बंद करा सकती है। सीबीआई और ईडी का यह कमाल है कि सुबह में इंसान गांधी जिंदाबाद बोल रहा होता है, दोपहर में ईडी का नोटिस आता है और शाम में अमित शाह से मिलकर के गोडसे जिंदाबाद बोलना शुरू कर देता है। वैसे लोग नहीं लड़ सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेईमानी की है। इस सत्ता से लड़ने के लिए साहस और हिम्मत के साथ साथ ईमानदारी और साफ नीयत और ईमान की जरूरत है। अगर आप ईमानदार नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा जो गोरख धंधा चल रहा है वो गोरख धंधा बंद हो जाएगा, तो आपकी आवाज इंसान की आवाज नहीं मेमने की आवाज में बदल जाएगी। कि आपको सब कुछ मिलेगा राजनीति में, लेकिन ईमान और ईमानदार व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। कि हमने तुमको चुना है, तुमने हमको नहीं चुना है। अगर हम तुमको सत्ता पे बिठा सकते हैं तो हम तुमको सत्ता से नीचे भी उतार सकते हैं। आज जब मैं आज यहां खड़ा हूं तो हमारा सबसे प्रमुख सवाल क्या है? हमारा प्रमुख सवाल यह नहीं है कि आप किसको चुनाव में जिताना चाहते हैं और आप किसको चुनाव में हराना चाहते हैं। हमारा प्रमुख सवाल यह है कि क्या यह चुनाव प्रक्रिया चलेगी कि नहीं चलेगी? क्या इस मुल्क में जमहूरियत रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या इस मुल्क में गंगा जमुनी तहजीब बचेगी कि नहीं बचेगी? क्या विविधता में एकता वाला यह देश भारत सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? ये हमारी चिंता है और उसी चिंता को लेकर के हम आज आपके बीच आए हैं। हम किसी हवाई नेता की तरह चुनावी भाषण देकर के आने और जाने के लिए नहीं आए हैं। अगर हम आज आपके बीच यहां आए हैं तो इस संकल्प के साथ आए हैं कि हमको हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलनी है, इसलिए आज हम यहां आए हैं। और आज हम अपने जिस साथी के साथ खड़े हुए हैं, हमारा आपस में यही तालमेल है, यही समझौता है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो हम डट करके खड़ा रहेंगे। कोई अगर हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगा फसाद और नफरत की राजनीति करना चाहता है तो हम निहत्थे खड़ा होकर के साहित्य और अहिंसा वाले इस देश में, गांधी के इस देश में, अंबेडकर और भगत सिंह के इस देश में न्याय के पक्ष में खड़ा होंगे। पहली गर्दन हमारी कटेगी, फिर किसी आवाम के ऊपर हमला किया जाएगा। इस संकल्प के साथ खड़े हैं। हम भी 2019 में चुनाव लड़े थे बेगूसराय से, चुनाव हार गए। हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे लगता है कि जिन मूल्यों को लेकर के हमने लड़ना शुरू किया है वो लड़ाई अभी जारी है। और वो लड़ाई ये है कि बेगूसराय में लाख कोशिश इन भाजपाइयों ने, दंगाइयों ने दंगा फैलाने की है, लेकिन हर कोशिश को हमने और हमारे लोगों ने, हमारे समर्थकों ने और बेगूसराय की न्याय पसंद लोगों ने उसको नाकाम किया है और हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया है। आप जानते हैं कि सीमांचल में किस तरह की परिस्थिति पैदा की जा रही है। सीमांचल में लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। लगातार इस तरीके से समाज को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है कि पूरे के पूरे हिमाचल के समाज को बारूद के ढेर पर बिठाने का कोशिश किया जा रहा है। जब भी चुनाव हो, एक चिंगारी लगाओ, दंगा भड़काओ और चुनाव जीत करके विधानसभा और लोकसभा में पहुंच जाओ। ये साजिश सीमांचल के साथ किया जा रहा है और बार बार
भाजपा के नेताओं के द्वारा सीमांचल के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने कई बार भाजपा के नेताओं के मुंह से सुना होगा कि वो सीमांचल को आतंकिस्तान तक बोलना चाहिए। अंदर आओ। वो कहते हैं कि सीमांचल में अगर कोई और जीतेगा तो पटाखा हिंदुस्तान में नहीं, पटाखा पाकिस्तान में फोड़ा जाएगा। ऐसी तोहमत सीमांचल के ऊपर वो लगाते हैं। इसीलिए अगर हम सीमांचल की धरती पे आज खड़े हैं तो हम इस समझदारी के साथ खड़े हैं कि ये हमारी धरती है, ये हमारी मिट्टी है, और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो